गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज दिनांक 11 जनवरी 2021 और हम करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पार प्रेमचंद के फटे जूते का दोहराव। हम इस पाठ को पहले पढ़ चुके हैं। अब हम अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए आज इसे पुनः दोहराएंगे। प्रेमचंद के फटे जूते बेटा लेखक श्री हरि शंकर जी परसाई द्वारा रचित एक व्यंग प्रधान रचना है। परसाई जी का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जमानी गांव में हुआ था। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की शिक्षा प्राप्त की और वहां पर अध्यापन का कार्य किया। 1947 से वे स्वतंत्र लेखन के क्षेत्र में आ गए। इनकी कुछ प्रमुख काव्य रचनाओं में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी और अंत में है। परसाई जी ने भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर अनेक व्यंग लेख लिखे हैं। उनके लेखन में शोषण के विरुद्ध स्वर मुखरित होता है। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया है। परसाई जी सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग अपने साहित्य में करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का भी विवेचन किया है। इस पाठ में उन्होंने दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग किया है। इस पाठ में उन्होंने उन लोगों पर व्यंग किया है बेटा जो अपने जीवन में दिखावे पर विश्वास करते हैं और दिखावे के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने प्रेमचंद जी के बारे में हमें ये भी जानकारी दी है कि वे लेखन कला में जितने शीर्ष स्तर पर थे, उतने ही अपने सामान्य जीवन में या अपने जीवन में वो एक सरल व्यक्तित्व रहे। उन्होंने दिखावे में विश्वास नहीं किया, वे जैसे हैं वैसे दिखने में उन्होंने विश्वास किया। तो हम शुरू करेंगे हमारा पाठ प्रेमचंद के फटे जूते। यस मैम। यस पाठ यस मैम। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूछें चेहरे को बड़ा पूरा बताती है। यस बेटा, अब इसमें यदि आपका एक प्रश्न आता है कि प्रेमचंद की वेशभूषा का वर्णन कीजिए, प्रेमचंद के व्यक्तित्व का चित्रण कीजिए, तो उसमें आपको ये लिखना है। ठीक है, चरित्र चित्रण में उनकी व्यवहारगत विशेषताएं लिखनी होती है। ठीक है, पाँवों में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। बंद मतलब जो लेस होती है वो वाली। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों के लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। वो गोल गोल जो लगा होता है ना बेटा, एक मेटल का उसका कवरिंग, कि बहुत ज़्यादा हम लापरवाही से पहने तो वो कवरिंग हट जाती है और फिर पहनने में जो दिक्कत होती है उसी का नतीजा है कि लेस कैसे भी बांध ली जाए। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है। दाया मतलब सीधा, बाया मतलब उल्टा, है ना। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम
दोनों हाथों को अपने चेहरे के सामने लाकर वो शेप बनाते हैं बी और डी का, तो उल्टा हाथ बी बायां और सीधा हाथ डी दायां। ओके, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि उनके बाएं पैर का जूता फटा हुआ था जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसे होगी? नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। अर्थात उनकी मानसिकता पर बताया गया, ये बात कही गई है कि वो व्यक्ति पोशाकें अलग अलग नहीं रख सकता, क्योंकि वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो है वैसा ही सदैव सबको दिखाई देता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ कि क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है। साहित्यिक पुरखे इसलिए कहा गया है बेटा क्योंकि परसाई जी भी इसी क्षेत्र से जुड़े हुए थे और प्रेमचंद जी उनसे पहले की पीढ़ी के लेखक थे, इसीलिए उन्हें साहित्यिक पुरखा कहा गया है। तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा और नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। या वो कह रहे हैं कि परसाई जी व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि हम चाहे तो हमारे जीवन में जितनी भी कमियां हैं उन्हें किसी न किसी तरीके से ढक सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर एक उदाहरण बना दिया है कि तुम अपनी धोती को थोड़ा नीचे करते तो जूता छिप जाता, और जूता फटा होने के बाद में भी तुम्हारे चेहरे पर जो एक मुस्कान है वो मुस्कान किन्हीं लोगों पर व्यंग कर रही है। अर्थात जो दिखावा करते हैं उन पर ये व्यंग है कि जैसा है वैसा लोगों के सामने प्रस्तुत होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का दिखावा हमें नहीं करना चाहिए। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने के लिए भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। वो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी स्थिति को जानता हूँ कि लेखक वो भले ही शीर्ष स्तर के लेखक रहे लेकिन आर्थिक स्थिति उनकी हमेशा से कमज़ोर रही। तो वो ये कहते हैं कि लेखक जो सामान्य जनता पर लिखते हैं, जो सामाजिक सरोकारों पर अपनी रचनाएं लिखते हैं, उन्हें प्रसिद्धि कम प्राप्त नहीं होती। उन्हें प्रसिद्धि फिर साहित्य के क्षेत्र में उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है, लेकिन आर्थिक दृष्टि उनकी सदैव कमज़ोर रहती है। तो परसाई जी इसके साथ अपनी व्यथा भी कह रहे हैं। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांग के कोट से वर दिखाई देते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो लोग बीवी तक मांग लेते हैं। तुमसे जूते ही नहीं मांगते बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती। यहाँ वही दिखावा करने वाले लोगों पर व्यंग करते हुए प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि तुम दिखावे का महत्व नहीं समझते। दिखावे के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, है ना, कि लोग जूते हैं तो क्या मोटर मांगते हैं, कोट मांगते हैं, मतलब लोग कोई भी मौका नहीं छोड़ते अपने जीवन में दिखावा करने का। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्योछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए हो। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ।
तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते हो, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। यहाँ पर बेटा टोपी सम्मान का और जूता ताकत का प्रतीक है। तो लेखक यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि सम्मान से सदैव ताकत ज़्यादा प्रभावी रही है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, दुनिया उसी को पूछती है और बड़े बड़े सम्मानप्रद लोग भी ऐसी ताकत के सामने ही झुकना पसंद करते हैं। लेकिन प्रेमचंद ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने जूते को अर्थात ताकत को कभी महत्व नहीं दिया, उन्होंने टोपी को, सम्मान को महत्व दिया। और ये बात उनके फोटो से भी पता चल रही है कि वे ताकत में विश्वास न रखकर सम्मान में विश्वास रखते हैं। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से मैं अच्छा दिखता हूँ, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला घिस जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। या फिर वही हमें लेखक समझाना चाहता है बेटा कि जो लोग दिखावे में विश्वास रखते हैं वो भीतर ही भीतर आर्थिक रूप से कमज़ोर होते जाते हैं। वो एक के बाद एक दिखावा करने के चक्कर में ऋण लेते हैं और अपने जीवन को कमज़ोर बना लेते हैं। जबकि प्रेमचंद ऐसे व्यक्तित्व हैं जो है वही है, दिखावा करने के चक्कर में स्वयं को भीतर से कमज़ोर नहीं करते। तो परसाई जी यही कह रहे हैं कि मेरा ऊपर से तो ठीक है, लेकिन तलवा मतलब मैं अंदरूनी रूप से कमज़ोर हूँ और तुमने दिखावा नहीं किया, इसलिए तुम सदैव मजबूत रहोगे। और हम जो दिखावे के ऊपर जी रहे हैं वो दिखावा करते करते कभी ना कभी वीक हो जाएंगे और अपने आप को स्वयं ही बर्बाद कर लेंगे। ओके बेटा, तुम फटा जूते बड़े ठाठ से पहनते हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खींचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब इसका? कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सका? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते थे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरिना। अब यहाँ पर उनकी प्रसिद्ध रचनाओं का जिक्र करते हुए परसाई जी कह रहे हैं कि तुम्हारे चेहरे पर जो ये मुस्कान है तुम्हारे किस उपन्यास के अंत को लेकर है, या किस उपन्यास का जो तुमने कथानक सोचा है उस पर तुम्हारी ये मुस्कान है। साथ ही उन्होंने कुंभन दास जो कृष्ण काव्य धारा के कवि थे उनके लिए भी कहा है कि वो फतेहपुर सीकरी आने जाने में मतलब भक्ति में उनका इतना वो आस्था थी भगवान के प्रति कि वो रोज़ आने जाने में उन्होंने अपना समय की जो भक्ति करनी चाहिए उसमें नहीं, और आने जाने में उन्होंने अपना समय इतना दिया। और फिर स्वयं ही ये कहा कि आवत जावत कि आते जाते मेरे पनैया मतलब चप्पल घिस गई और बिसर गई हरि नाम की। आने जाने में मतलब जो सांसारिक दिखावे में, सांसारिक मोह माया में हम इतने फंस गए कि जिसने हमें जन्म दिया है हम उसी का नाम भूल जाते हैं। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम। और व्यक्ति के जीवन की ये विडंबना होती है बेटा कि जो हमारे दुखों का कारण होता है हमें उसे ही सलाम करना पड़ता है। अर्थात
मतलब जो हमारा शोषण करते हैं या जिनके पास ताकत होती है उन्हीं के कारण दुख मिलता है, लेकिन उनके पास जो ताकत है उस ताकत के आगे सभी लोग झुकते हैं। चलने से तुम्हारा जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो, कोई चीज़ जो परत दर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। यहाँ टीला सामाजिक समस्याओं का प्रतीक है बेटा। तो उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा जूता फटता नहीं, लेकिन तुमने स्वयं फाड़ा है, अर्थात तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर नहीं होती, तुमने स्वयं की है। क्यों? तुमने जनता के मनोरंजन के लिए साहित्य नहीं रचा, तुमने जो सामाजिक समस्याएं थी, जो आम जनता की समस्याएं थी, उनको पहचाना, उनके बारे में लिखा, उनको दूर करने के लिए लिखा, और किसी भी गलत बात से कभी कोई समझौता नहीं किया है। तो सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करने के तुम्हारे इन प्रयासों के कारण ही तुम्हारा जूता फटा है। तुम उससे बचकर बगल से भी तो निकल सकते थे, टीलों से समझौता भी तो हो जाता। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदलकर घूम कर भी तो चली जाती है। वो फिर व्यंग करते हुए कहते हैं कि तुमने जरूरत को क्यों नहीं पहचाना? तुम चाहते तो जनता के मनोरंजन के लिए साहित्य रच सकते थे, वो साहित्य की रचना कर सकते थे जो लोगों को पसंद आए। तुमने समझौता क्यों नहीं किया? तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। कि मतलब तुमने नियमों में बंधकर साहित्य की रचना की, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हारी स्थिति ऐसी खराब है। और तुम ये विश्वास रखते थे कि हमारे जो नियम धर्म है वो हमारे बंधन नहीं होते, वो हमारी मुक्ति का मार्ग होते हैं। अर्थात कि हमें, अगर हम नियमों पर चलेंगे तो ही हमारे जीवन को सफलता मिलेगी, एक सार्थकता मिलेगी। तुम्हारी ये पाँव की अंगुली मुझे संकेत करने सी लगती है कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ नहीं, पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर, हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीलों को बरका कर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव बचा रहा, मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। यहाँ पर साईं जी कह रहे हैं कि तुम्हारी जो अंगुली हमें दिख रही है वो भी हमें संदेश दे रही है कि तुमने ना किसी तरह का समझौता अपने जीवन में किया, चाहे जीवन भर कष्टों को उठाया, लेकिन अपने लेखन का उन्होंने क्षेत्र नहीं बदला, अपने नियमों को नहीं बदला, और इसी स्वाभिमान के कारण जो तुमने अपना अस्तित्व बचाए रखा, उसी की शान, ये मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर आज बसी हुई है। ओके बेटा, ये हमारा पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते।